एक लड़का है वो हराम रिलेशनशिप में क्यों पड़ रहा है? वो इसी वजह से पड़ रहा है ना कि अगर उसकी लड़की पसंद आई है तो उसके घर वाले उसकी शादी नहीं कर रहे, उसके पास यही वे आउट है कि वो उससे हराम रिलेशनशिप कायम कर ले। देखिए, मैं तो उस चीज़ के बिल्कुल भी हक़ में नहीं हूँ। हाँ, हमारी शरीयत, हमारा दीन जितनी इजाज़त देता है, हम उस हद तक उस पर बात कर सकते हैं और करेंगे भी। अगर कोई लड़का है जो कि चाह रहा है कि मेरी शादी हो जाए और उसकी नहीं हो पा रही और उस वजह से वो हराम रिलेशनशिप में जा रहा है, तो इसमें किसकी गलती है, लड़के की या फिर उसके पेरेंट्स की? कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला ने 4 शादी की इसलिए ऑप्शन दी हुई है। बेटा पहले एक तो पूरी कर लो, ठीक है? एक किस्म भी नहीं जानती तो तुसी 4 के पीछे कर रहे हो, नस रहे हो। अच्छा, तो मेरा ये आपसे सवाल है कि आपकी किस एज में हुई थी शादी? ये हमसे सोसाइटी का सवाल होना है, हमसे ये सवाल होना है कि भाई तुम गुनाह में पड़ रहे थे, तुम मुझसे बचे क्यों नहीं? ये आपने वो स्टेज बताया जिस पे अंदर आपको शादी कर लेनी चाहिए, ये कंपलसरी है कि भाई करो। तो मेरी क्यों नहीं करा रहे तो फिर? अच्छा, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आइडियल एज असल में क्या है शादी के लिए? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज है हमारा एपिसोड नंबर 3 अप एंड सन पॉडकास्ट का, और आज का जो टॉपिक है वो है जल्दी शादी। आजकल हमारी यूथ के अंदर काफ़ी ये चीज़ बैठ गई है कि वो कहते हैं कि हमारी जल्दी शादी करवाएं ताकि हम लोग गुनाहों से बच सकें और हम लोग जो है वो अपने स्पाउस के साथ ग्रो कर सकें। और हमारी जैसे जो पिछली जनरेशन है वो इस चीज़ को कंसीडर नहीं करती। वो ये लोग कहते हैं कि पहले सेटल हो जाओ और पहले जो है वो पैसे कमाने शुरू कर दो और अपना जो है वो एक स्टैंडर्ड बना लो लाइफ का, तो उसके बाद जो है वो हम आपकी शादी करवा देंगे। तो आज की पॉडकास्ट में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए या हमें अपने करियर पे पहले फोकस करना चाहिए। इसमें हम इस्लामिक एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग दुनियावी एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहला सवाल अब बस ये होगा कि आपको क्या लगता है कि जल्दी शादी करनी चाहिए हमें या नहीं करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शादी जो है वो जल्दी भी की जा सकती है, लेट भी की जा सकती है। हमारी शरीयत हमें क्या हुक्म देती है, हम उसकी रोशनी में भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम आज की सोसाइटी के हवाले से देखें कि जी इस टाइम पे हमारी सोसाइटी में चल क्या रहा है और किस वजह से जो है वो आप कह रहे हैं कि जी जल्दी शादी होनी चाहिए। जिस तरह आप अभी इस टाइम पे कॉलेज में पढ़ रहे हो, हम लोगों को भी देखने में ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि सोसाइटी के बहुत से ऐसे पहलू हैं जिसकी यानी कि आप कह लो कि बुराई वाले पहलू कि जिनसे मेरा ख़्याल है बचने के लिए आप ये बात सामने रख रहे हो कि जी हमें जो है वो शादी जल्दी कर लेनी चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या शादी करने से आप इस किस्म की बुराइयों से बच जाओगे या बच सकते हो जिस तरह की हमारी सोसाइटी है इस टाइम पे? मेरा तो ये ख्याल है कि काफ़ी हद तक आप बुराइयों से बच सकते हो। अगर आपकी शादी हो जाती है, आपका स्पाउस होता है, तो आप उसके साथ ही जो है वो कनेक्टेड रहते हो। आप ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी बंदे की उसके अंदर नेचर में ये चीज़ होगी गंदापन कि वो एक स्पाउस के साथ होने के बावजूद बाहर मुंह मारेगा, तो वो तो फिर उसका फेल है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर यंग एज में शादी हो जाती है तो उसके फ़वाइद ज़्यादा हैं और नुकसान बहुत कम हैं। नुकसान जो है वो एक दो ही हैं मेनली, कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे ऊपर बर्डन आ जाता है, या फिर उसके अलावा ये होता है कि अगर लड़का कोई कमा नहीं रहा होता तो फिर उसके अगर बच्चे हो जाते हैं तो उनका भी फिर पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है। यही 2-3 मसाइल होते हैं। या फिर ये होता है कि बच्चे थोड़े से इमेच्योर होते हैं तो इस वजह से वो रिलेशनशिप को अच्छी तरह आगे लेके नहीं जा पाते। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि पॉजिटिव पॉइंट्स ही हैं इसके अंदर। अच्छा, आप इसमें पहली बात तो हम ये देखते हैं कि शादी होने तक का अमल, ठीक है, बीइंग पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, अभी हम शरीयत की उसमें बात नहीं कर रहे कि हमारा दीन हमें क्या अहकामात देता है। बीइंग पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, आप कहते हो कि जी जल्दी शादी से मुराद ये है कि वाइल यू आर स्टडिंग, ठीक है, और आपकी शादी कर दी जाए। जल्दी शादी से मुराद ये कि टीन एज के अंदर शादी हो जाए। टीन एज में आपकी अभी स्टडीज़ ही चल रही होती हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं हुई होती। क्या हमारी सोसाइटी इस चीज़ की इजाज़त देती है हमें? जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, मैं टिपिकली उन नॉर्म्स पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं हमारी तो प्रायोरिटीज़ और चीज़ें डिफरेंट हैं। हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई, लड़का कमाता कितना है, इसका पीछे फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, घर अपना है या नहीं है, और इनसिक्योरिटीज़ जो हमें नज़र आ रही होती हैं वो हम उन चीज़ों से रिलेटेड सर्च कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पर तो ऐसी एग्जांपल्स भी नज़र आती हैं हमें सोसाइटी में कि बड़े अच्छी फैमिलीज़ के लड़के पढ़े लिखे वेल सेटल्ड हैं, उनको भी रिश्ते नहीं मिल रहे। तो वाई वुड समबडी प्रेफर अ बॉय हु इज़ स्टिल स्टडिंग या अ गर्ल हु इज़ स्टिल स्टडिंग? लड़कियों के मामले में तो चलो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन स्पेशली बॉयज़ के मामले में जो कि अभी स्टडी कर रहा है और वो शादी करना चाह रहा है इस वजह से कि जी उसको वो बुराइयों से जो है वो बचना चाह रहा है बेसिकली। तो कोई फैमिली अपनी बेटी का रिश्ता क्यों देगी ऐसे लड़के को? यहाँ पे माइंडसेट आ जाता है ना कि दोनों का माइंडसेट आपस में मिल रहा है नहीं। वो लोग भी ये चीज़ देखें कि उनकी बेटी की अगर शादी जल्दी हो जाती है तो वो उसकी ग्रोथ के अंदर क्या पॉजिटिविटी आएगी, वो लड़के के साथ ग्रो करेगी, उसको चीज़ों का जल्दी आइडिया हो जाएगा, उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगी। और सेम केस लड़के के लिए ये कि लड़के वाले भी ये देखें कि अगर हमारा बेटा जो है वो उसकी शादी हो जाती है तो वो डिस्ट्रैक्शन से बच जाएगा और उसका फोकस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा अपने करियर को लेके, और अपनी लाइफ में एक्सेल करने में उसको आसानी होगी। ये आपकी बात इस हद तक तो ठीक है, लड़के की हद तक तो ठीक है, लेकिन वही जो मैं आपसे बात कर रहा था कि लड़की की जो फैमिलीज़ होती हैं जो रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं या लड़की इस एज में होती है कि उसकी शादी की जा सके, डेफिनेटली वो इनसिक्योर होंगे इस चीज़ में कि भाई हम किसी ऐसी जगह पे शादी कर रहे हैं जिसमें हमें पता भी नहीं है लड़का कल को क्या करेगा, कमाता है नहीं कमाता, सेटल हो पाता है नहीं हो पाता। और मुझे तो लगता है कि हमारी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं बड़ा मुश्किल लगती है ये चीज़। इसी वजह से मैं भी एक बात कहता हूँ कि हमें यूथ को इंकरेज करना चाहिए कि वो अपनी टीन एज में ही पैसे कमाने की तरफ आ जाएं, ताकि कम से कम अपनी अगर उनकी फैमिली हो तो उसको सपोर्ट करने के काबिल हों वो। अच्छा, इसमें एक और पहलू ये भी है कि एक तो पेरेंट्स को की इस चीज़ की एक्सेप्टेंस वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जिस तरह मैंने आपको बताया कि लड़कियों की साइड पे जो पेरेंट्स होते हैं जो बच्चियां जो हैं वो इस एज में होती हैं कि उनकी शादी की जा सके, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं। ये एक मेजर वजह है जिसकी वजह से यंग एज में मैरिजेस जो हैं वो थोड़ी जो है वो नज़र आती हैं नहीं होती हुई। फिर ऐसे केसेस भी हैं कि अच्छा, मैं ऑडियंस को ये स्पेसिफिकली बता दूं कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट अरेंज मैरिजेस जो दूसरी होती हैं हमारी सोसाइटी का पार्ट है, हम उनको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे और इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। नहीं, उसको भी डिस्कस तो करना चाहिए हमें, उस पर पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। देखिए, मैं तो उस चीज़ के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। हाँ, हमारी शरीयत हमारा दीन जितनी इजाज़त देता है हम उस हद तक उस पर बात कर सकते हैं और करेंगे भी, लेकिन जो अल्लाह माफ़ी दे जिस तरह हमारी सोसाइटी में है, जिस तरह लास्ट मैंने भी प्रोग्राम में कहा आपको कि हम लोग वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो फिर वेस्ट के अनासर ही आएंगे हमारे ऊपर, ठीक है। वहाँ पे देख लो क्या हालात हैं। आप 1950s से पहले अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ो अमेरिका में, तो वहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप्स और इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं था। आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। एक आप इस चीज़ को मिक्स कर रहे हैं कि लड़का लड़की के आपस में रिलेशनशिप हो और फिर उनकी लव मैरिज हो, और एक आप इस चीज़ को मिक्स कर रहे हैं कि एक लड़का है जिसको एक लड़की पसंद आ गई है तो वो भी लव मैरिज में कंसीडर होगी। बेटा, पसंद आना इज़ अनदर थिंग। जो हमारी सोसाइटी का इन जनरल लव मैरिज का कॉन्सेप्ट है ना, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ ना, जो ज़्यादा लोग उसी को अंडरस्टैंड करते हैं कि जी रिलेशनशिप है, था और शादी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जर्नल सोसाइटी में तो यही चलता है ना। हाँ, पसंद किसी को पसंद करना और उसको फिर प्रॉपर रिश्ता भिजवा के करना, वो तो एक प्रॉपर जो है वो एक दूसरी चीज़ में आ जाता है। दैट इज़ नॉट अ लव मैरिज, ठीक है। आप अगले को जानते भी नहीं हो, और मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जिसमें आप प्रॉपर एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हो, आपको एक दूसरे की आदत का पता है, सारा कुछ पता है। जिस तरह गोरे जो है वो शादियाँ नहीं करते, लिविंग रिलेशनशिप्स में रहते हैं इतना अरसा कि जी वी विल सी इफ़ वी आर कंपैटिबल विद ईच अदर, और नहीं कंपेटेबल होते हैं, अगले 15 साल बाद सेपरेट हो जाते हैं। जी शादी नहीं हुई थी, सेपरेशन हो गई है, ठीक है। इट्स नॉट डाइवोर्स। और वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं बेटा। यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे उन चीज़ों को बहुत बुरा समझा जाता था और वेस्ट में भी ऐसा नहीं था। मैं आपको वही बता रहा था कि 1950s से पहले वहाँ पर ये कल्चर नहीं था, ठीक है।
उन्होंने जिस तरह अपनी चीज़ों को ओपन किया है और लोगों को खुली छूट दी और वहाँ पे ये सारा कुछ हुआ, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हुई हैं। लोग इस तरफ जाना शुरू हो गए जब लोगों ने ये चीज़ देखी कि हाँ जी, मैरिजेस आर नॉट वर्किंग आउट। अब मैरिजेस क्यों नहीं चल रही, वो भी एक अलग टॉपिक, उस पर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली फॉलो तो बेटा हर ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज वेस्ट को ही कर रही है ना, ठीक है। हमारे आबाओ अजदाद के डिफरेंट चीज़ें थी, हम लोग के माइंडसेट डिफरेंट थे, अगली जनरेशन्स के माइंडसेट डिफरेंट होते जा रहे हैं, उनसे अगली जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो और डिफरेंट होंगी। नहीं, अब इस पे आप ये भी देख लेना कि एक लड़का है वो हराम रिलेशनशिप में क्यों पड़ रहा है, वो इसी वजह से पड़ रहा है ना कि अगर उसकी लड़की पसंद आई है तो उसके घर वाले उसकी शादी नहीं कर रहे, उसके पास यही वे आउट है कि वो उससे हराम रिलेशनशिप कायम कर ले। आप स्पेसिफिक होकर बात कर रहे हो शायद कुछ सिचुएशंस की। यहाँ पे ऐसे लड़के भी हैं, आई एम श्योर आप भी जानते होगे सोसाइटी में, जो शादी करना ही नहीं चाहते, सिर्फ रिलेशनशिप्स में रहना वो तो प्ले बॉयज़ की कैटेगरी में आते हैं ना, लेकिन मैं एक जनरल एक आम सोसाइटी में एक लड़के की बात कर रहा हूँ। आम सोसाइटी की नहीं, आम सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं, एडमिट दैट कि बहुत से हमारे लड़के सोसाइटी में ऐसे होंगे, ज़्यादा परसेंटेज उन लड़कों की है जो कहेंगे कि यार शादी को छोड़ो, बस रिलेशनशिप्स रखते हैं, शादी बाद में देखेंगे। इट्स अ फैक्ट, ठीक है। हाँ, आप एक सर्टेन परसेंटेज की बात करोगे जो कहेंगे कि यार हम रिलेशनशिप में तो हैं लेकिन अगर शादी हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर एक रेशो आ जाती है जो कहेंगे कि नहीं यार, हमने हराम रिलेशन में नहीं पढ़ना, ठीक है, हमारी शादी करवा दें, ठीक है। तो ये एक बहुत कम परसेंटेज है जिनकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। ज़्यादा परसेंटेज सम हो, जिस तरह भी जहाँ पे भी जाके आप नंबर स्टडी करोगे वो उन्हीं की है, जिससे भी बात करोगे हाँ रिलेशनशिप हो, अच्छा रिलेशनशिप भी रखना है तो वो उसकी भी क्राइटेरियाज और चीज़ें हैं कि जी नहीं, ये जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप है ना, ये शादी मटेरियल नहीं है, ठीक है, इससे नहीं मैं शादी कर सकता, क्या हो गया, ठीक है, शी इज़ नॉट अ वाइफ मटेरियल, ठीक है। हाँ, एज अ गर्लफ्रेंड शी इज़ गुड। तो ये तो हमारी सोसाइटी के कहाँ से आ रही हैं ये चीज़ें, वेस्ट को ही फॉलो कर रहे हैं, वहाँ से ही आ रही हैं, ठीक है, उन्हीं को अडेप्ट कर रहे हैं हम लोग। आप ये देखो कि आने वाले दौर में अभी आजकल अब हमें ये नज़र आता है, इट्स गेटिंग नॉर्मलाइज्ड लिविंग इन अ रिलेशनशिप विदाउट मैरिज, ठीक है। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को भी हम साइड पे कर देते हैं क्योंकि हमारी जितनी भी ऑडियंस होगी जो इस पॉडकास्ट को देख रही होगी वो वही होगी जो शादी करना चाह रही है, उसमें प्ले बॉयज़ और प्ले गर्ल्स वाली कैटेगरी नहीं होगी। तो हम उस पर बात करते हैं कि अगर कोई लड़का है जो कि चाह रहा है कि मेरी शादी हो जाए और उसकी नहीं हो पा रही और उस वजह से वो हराम रिलेशनशिप में जा रहा है, तो इसमें किसकी गलती है, लड़के की या फिर उसके पेरेंट्स की? देखो, आप ये कह रहे हो कि एक लड़का अगर एक रिलेशनशिप में है और वो उसको कैरी नहीं करना चाह रहा ज़्यादा लंबा, वो चाह रहा है कि मेरी शादी जो है वो हो जाए, ठीक है, और पेरेंट्स जो हैं वो उस चीज़ पे एग्रीड नहीं है उसके, तो यहाँ पे किसी हद तक आप कह सकते हो कि पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस कि पेरेंट्स क्यों नहीं एग्री कर रहे। देखो, पेरेंट्स ने भी एक अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है, उन्होंने आपको पैदा किया है, बड़ा किया है, वो इस चीज़ पर तो आप भी एग्री करते हो कि आपका अच्छा बुरा उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता और आपके लिए डिसाइड कर सकता। तो अगर तो उसमें कोई ऐसी चीज़ आप नहीं है सामने, कोई विजिबल बुराई उस लड़की में कि जी शी इज़ नॉट फ्रॉम अ प्रॉपर अच्छी फैमिली से नहीं है, या उसके कोई और इस तरह के फ्लॉज हैं उसके अंदर जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे, जो कि जेन्युइन फ्लॉज हैं, और कोई भी जो है वो ऐसे रिश्ते को एक्सेप्ट शायद ना करे नॉर्मल सिचुएशन में, तो फिर तो उसके पेरेंट्स वैलिड स्टैंड करते हैं, ठीक है, फिर तो वो लड़का गलत है। हाँ, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी बुराई या कोई चीज़ ऐसी नहीं है, ठीक है, शी कैन बी अ गुड हाउसवाइफ, और सिर्फ पेरेंट्स इस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ला हौला वला कुव्वत, ये क्या उम्र है शादी की और अभी तो तुम पढ़ रहे हो, किन चक्करों में पढ़े हुए हो, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग। दे नीड टू अंडरस्टैंड। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का अलमिया यही है कि हम यहाँ पे बच्चों की परवरिश और ग्रूमिंग की बात करते हैं, पेरेंट्स की ग्रूमिंग किसने करनी है? पेरेंट्स को ये चीज़ कौन समझाएगा कि भाई सोसाइटी में क्या हो रहा है, बच्चे किस तरफ जा रहे हैं? आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपका बच्चा बुराई से या हराम रिलेशनशिप से बच के इस तरफ आना चाह रहा है। यू शुड सपोर्ट देम। ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स ना तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, ना एब्जॉर्ब करते हैं,
और उनको लगता है कि बस हम दबक दुबक के डांट ढूंढ के कर देंगे, ये एमी चक्रों में पड़ा हुआ फजूल पड़े अपना, ठीक है। तो रिस्क तो अल्लाह की ज़ात ने देना है। अगर कल को उसने कुछ कमाना या करना है, बीइंग पेरेंट्स ऑफ अ बॉय, ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस चीज़ के अगेंस्ट होना चाहिए, बल्कि सपोर्ट सिस्टम देना चाहिए। ये एक मेजर रीज़न है कि चूँकि पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो बच्चे जो है वो यंग एज में शादी करना भी चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। अच्छा, तो मेरा ये आपसे सवाल है कि आपकी किस एज में हुई थी शादी? यार मेरी आई थिंक आई वाज 23-24। तो उस वक्त आप फाइनेंशियली खुद कुछ कमा रहे थे या फिर आप टोटली पेरेंट्स के ऊपर रिलाई कर रहे थे? मैंने कमाना शुरू भी कर दिया था और जॉइंट फैमिली सिस्टम है जिस तरह यहाँ पे चलता है, पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे थे। देखें, ये जब तक फैमिली सपोर्ट ना हो तो यंग एज की शादियों में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। फैमिली सपोर्ट और आपका थोड़ा सा मैच्योर होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप में मैच्योरिटी नहीं है, अभी हम उस टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जब आपकी शादी होनी चाहिए, और अगर आप किन क्राइटेरियाज़ पे आप पूरा नहीं उतरे तो आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, ये भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन यंग एज में ऑब्वियसली बात है, मेरा एक्सपीरियंस वाज अ बिट डिफरेंट, ठीक है। हो सकता है मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये सोचता हूँ कि नहीं यार, शादी थोड़ा सेटल होने के बाद ही करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन शायद मैं सेटल होने के बाद करता तो ये सब कुछ ना होता, ठीक है, मेरी इतनी बेहतरीन लाइफ ना होती। और ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने जो जिस चीज़ से आपको नवाजना है वो उसने देनी है और उसको अपने टाइम पर ही यंग एज में शादी का एक और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है ना कि फॉर एग्जाम्पल अब आप मेरे ख्याल में अपनी मिड 40s में, अर्ली 40s में, अर्ली 40s में है और मैं अभी ऑलरेडी 20 टच करने लगा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका जो बेटा होता है वो आपके साथ स्टैंड आउट कर रहा होता है जब आप बूढ़े हो जाते हो। ये बात आपकी सही है, लेकिन यंग एज में शादी के समटाइम्स थोड़े से डिसएडवांटेज तो नहीं, मैं ये सिनेरियो टू सिनेरियो वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। समटाइम आपकी आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं सेट हो पाती, ठीक है। समटाइम्स आप एक चीज़ सोच के करते हो और आपका जो लाइफ पार्टनर है वो किसी और पेज पर होता है, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला ने 4 शादी की इसलिए ऑप्शन दी हुई है। बेटा पहले एक तो पूरी कर लो, ठीक है। एक किस्म भी नहीं जानती तो तुसी 4 ਦੇ पीछे कर रहे हो, नस रहे हो। तो बात ये है कि ऐसा नहीं है कि 4 की इजाज़त है तो आप जो है वो किसी की लाइफ पर बात करें। हमारा दीन हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। बात यह है कि अगर आप यंग एज में कर रहे हो, डेफिनेट सी बात है मैच्योरिटी आप में है वो या नहीं है, ये चीज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। हो सकता है आप में वो मैच्योरिटी हो, आपके लाइफ पार्टनर में वो मैच्योरिटी ना हो, उसको उस मैच्योर लेवल पे आते हुए थोड़ा सा टाइम लगे, उसमें शायद आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। अगर आप में वो पोटेंशियल या वो कैपेसिटी नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने की, तो रिलेशनशिप कैसे सर्वाइव करेगा। अगर आप भी एक चीज़ पे अड़ गए हो एंड शी इज़ ऑल्सो इमेच्योर इनफ नॉट टू गेट ओवर इट, तो फिर तो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। तो फिर वो सारी चीज़ें वहाँ पे ब्रेक होगी, ख़त्म होगी। इसका मतलब है कि इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। तो इस्लाम जो है वो यही बात है कि हमारा इतना खूबसूरत दीन है और उसमें प्रॉपर क्राइटेरियाज़ और चीज़ें, हर चीज़ आपको प्रॉपर सेट मिलती है कि भाई किस एज में। वो तो खैर हम सबको पता है कि आप जब बालिग हो जाते हैं तो शरीयत में उसकी इजाज़त है शादी की। हर कंट्री के जो है वो अपने लॉज होते हैं, रूल्स एंड लॉज, उनके मुताबिक हर कंट्री की जो है वो एक एज होती है जिसमें आप शादी कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम जो है ना वो हमें 5 आप कह लें कि की पॉइंट्स हैं। पहला है जिस पे शादी करना कंपलसरी है, ठीक है, कि अगर वो पॉइंट्स आपके मीट होते हैं तो वो शादी जो है वो कंपलसरी है। दूसरा है जिसमें रेकमेंडेड है कि जी आप शादी कर लें तो अच्छा है, ना भी करें तो उसमें कोई वो नहीं है। तीसरा आ जाता है न्यूट्रल, बिल्कुल दरमियाना, कि जी कर लें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है।
और चौथा आ जाता है डिसलाइक्ड, कि उस सिचुएशन में अगर आप हो तो शादी करना पसंद नहीं किया गया, लेकिन अगर मजबूरी हो तो आप कर सकते हैं। और पांचवा है जिसमें फॉरबिडन है, कि उस सिचुएशन में आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए। अब इन 5 पॉइंट्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। जो पहला पॉइंट है जिसमें कंपलसरी है, शादी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका ज़रूरी है पूरा करना आपको, ठीक है। यू शुड बी फाइनेंशियली, मेंटली और फिज़िकली फिट इनफ, ठीक है। फाइनेंशियल से मुराद ये है कि आप अपनी स्पाउस के प्रॉपर ख़र्चे और वो सारा कुछ उठा सकते हैं। सिर्फ एक शादी करना एक वो इवेंट नहीं है, ठीक है। अगली अपना घर छोड़कर आ रही है, आपने उसको प्रॉपर एक आपका फाइनेंशियल सिस्टम है, आपकी अर्निंग इतनी है कि आप उसको सपोर्ट कर सकें, उसको चला सकें, उसके ख़र्चे उठा सकें। ये फाइनेंशियली हो गया। फिज़िकली, ठीक है, आप में कोई इस तरह की डिसेबिलिटी तो नहीं है, आप फिज़िकली यू आर मेच्योर इनफ, आप बालिग हैं और आप उसको कर सकते हैं। मेंटली यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हाँ जी शादी और रिलेशनशिप्स को किस तरह निभाना है। ये मेच्योरिटी ये हमारे दीन में है कि ये होनी चाहिए। ये आपने वो स्टेज बताया जिसके अंदर आपको शादी कर लेनी चाहिए, ये कंपलसरी है कि भाई करो। तो मेरी क्यों नहीं करा रहे तुसी फिर? सुनो भाई, चौथा पॉइंट उसमें ये है, जो इन 3 चीज़ों के अलावा जो चौथा पॉइंट उसके अंदर है जिसमें शादी कंपलसरी है, कि आपकी टेम्पटेशंस हाई हो, ठीक है, शादी करने की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हो कि नहीं भाई, मैं अगर मेरी शादी ना हुई तो मैं बुराई में पड़ जाऊंगा और मैं गया हाथ से, ठीक है, और मैं यानी कि गलत चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व हो जाऊंगा। उस सूरत में शादी कंपलसरी है करना। 4 पॉइंट्स हैं बस। ये पहला पॉइंट है जिसमें कंपलसरी है शादी, ठीक ये है। एक पॉइंट के अंदर 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट। तो ये चारों पॉइंट मेरे ऊपर लागू होते हैं, आप करवाए मेरी शादी? अभी वो डिस्कस करते हैं कि आपकी शादी, हम उस चीज़ पर नहीं है बिल्कुल भी कि हम आपकी शादी करना नहीं चाहते। 12 हमारे घर में डिस्कशन भी हो चुकी हुई है, क्यों नहीं हो रही, ये पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज़ आती है, दूसरा पॉइंट आता है रेकमेंडेड, कि जिसमें कहा गया है कि हाँ जी हाईली रेकमेंडेड, यानी कि कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर ना भी करें तो कोई उसमें मज़ायका नहीं है। उस सूरत में ये है कि आप वही वाला पहला वाला पॉइंट जो है वो आपका, वो सारे वही उसमें आ जाते हैं कि जी आप फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल हो, आप अच्छी इनकम है, आप सपोर्ट सिस्टम अपना प्रॉपर दे सकते हो, फिज़िकली भी जो है वो आप बिल्कुल ओके हो और मेंटली भी आप ओके हो। ये वाले पॉइंट्स तो पहले वाले आ गए। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि आपको इस चीज़ की टेम्पटेशन आपको इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप कहो कि जी मैं जो है ना वो बुराइयों से बच नहीं सकता, ठीक है। अगर आपको, क्योंकि हर किसी का अपना होता है ना, कई लोगों का बड़ा कंट्रोल होता है इस चीज़ पे कि नहीं भाई कोई चक्कर नहीं, मुझे नहीं लगता कि आजकल की जो जनरेशन है, स्पेशली जो आजकल की डाइट हम ले रहे हैं और जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, आंखों का जिना जो है वो आम है, बिलबोर्ड्स के ऊपर औरतें लगी होती हैं, हर जगह होता है। बेटा, तो मेरा नहीं ख्याल कोई लड़का होगा जो मर्द होगा सही, उसके अंदर ये वाला मसला होगा। नहीं होते बेटा, पता नहीं कौन जो होते हैं, हमने भी देखे हैं, अपने दौर में भी देखे हैं, हर तरह की सोसाइटीज़ भी देखी हैं, जिन्होंने बेटा बचना होता है ना और जिनके अंदर इस चीज़ का पुख्ता वो होता है। समटाइम्स कई लड़कों को नहीं इंटरेस्ट होता, ठीक है, वो कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, हम अपना लगे हुए हैं, हम अपना पढ़ रहे हैं, हम अपना कैरियर बनाएंगे। वो सेल्फ ऑब्सेस्ड इतने ज़्यादा होते हैं, मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो उस चीज़ की तरफ उनकी माइंड की डाइवर्जन कम होती है। उनको ये नहीं होता कि यार हम बुराई में पड़ेंगे, दे हैव देयर सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, ये होता है। और कम परसेंटेज होगी लेकिन दे डू एग्जिस्ट। इस सूरत में जो है वो रेकमेंडेड है कि आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ना भी करें तो कोई बुराई नहीं है। तीसरा सिनेरियो आ जाता है आपका न्यूट्रल, कि जिसमें आपके पास बिल्कुल नॉर्मल मीन्स है ऑफ अर्निंग एंड सपोर्ट सिस्टम, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल है कि आप कोई इतना उसको अच्छी लाइफ नहीं दे सकते अगले को, बिल्कुल नॉर्मल सी आप लाइफ दे सकते हैं। और आपका जो है वो टेम्पटेशंस के ऊपर भी अपने जो कंट्रोल है वो नॉर्मल है, ठीक है, आपको कोई इतनी ज़्यादा अर्ज नहीं है, ठीक है। इसमें यानी कि आप हर सिनेरियो को आप उस पर मत देखो कि जी बिल्कुल यंग एज है,
इसमें कोई हो सकता है 25 साल का हो, कोई 30 साल का हो, लेकिन वो किसी ना किसी क्राइटेरिया में फॉल ज़रूर करेगा, ठीक है। तो उस सूरत में जो है ना वो होता है कि न्यूट्रल है कि जी आप कर लें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, यानी कि उसमें ज़ोर नहीं दिया गया इस चीज़ पे कि आप शादी करें। तीसरा है डिसलाइक्ड, के जिसमें इस चीज़ को पसंद नहीं किया गया कि आप शादी करें ऐसी सिचुएशन के अंदर। उसमें क्या है कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज उस तरह के नहीं हैं कि आप सपोर्ट कर सकें, आपको ये विजिबली नज़र आ रहा है। आप डे टू डे नीड्स सिर्फ पूरी कर सकते हैं बमुश्किल, ठीक है। और डे टू डे नीड्स का मतलब ये है कि आपको बस आज का पता है, कल का नहीं पता कि कल एम आई गोइंग टू अर्न और नॉट। और उसमें फिर आपकी जो है ना वो, यानी कि आप फाइनेंशियली उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये क्राइटेरिया आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर भी आ जाता है कि मेंटली यू आर नॉट दैट मच विलिंग टू गेट मैरिड, ठीक है। और इसी तरह फिज़िकल भी उस पर आ जाता है कि जी हो सकता है फिज़िकली जो है यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू गेट मैरिड। टेम्पटेशंस भी आपकी लो हो और आपको फियर हो इस बात का कि भाई मैं अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को शायद खुश ना रख सकूं या उसकी ज़रूरियात को पूरा ना कर सकूं, ठीक है, बोथ फिज़िकली, फाइनेंशियली, मेंटली एंड ऑल दैट। उस सूरत में जो है वो डिसलाइक किया गया है कि जी आप जो है वो अवॉइड करें, कि आप शादी ना करें। पांचवी सिचुएशन जो है वो है फॉरबिडन, कि जिसमें बिल्कुल मना किया गया है कि आप उस सूरत में आपको शादी नहीं करनी चाहिए, वो गलत है। जिसमें आप, अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो आप बिल्कुल भी सपोर्ट कर ही नहीं सकते। यू नो दैट कि जी यू आर अनएबल टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली, ठीक है, आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। या मेंटली आपको पता है कि भाई कोई चक्कर नहीं है। ये एक इंडिविजुअल से रिलेटेड भी और फैमिली से रिलेटेड भी है कि भाई एक बंदा अगर दिमागी तौर पे उसको ठीक नहीं है, साइको है या व्हाट्सएवर इज़ द सिनेरियो, ठीक है, और घर वाले छुपा के झूठ बोल के उसकी मेंटल हेल्थ के मुतालिक अगले की शादी कर दे, तो ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता हमारा दिन, ठीक है। फिज़िकली आप में कोई ऐसी डिसेबिलिटी है कि जो कि बहुत मैटर करती है और आप उस चीज़ को छुपाएं अगले से और शादी कर दें, इस चीज़ की इजाज़त हमारा दीन नहीं देता। हाँ, बता के करें, अगला बंदा उस चीज़ को एक्सेप्ट करे और सही सही बताए, तो फिर ये फॉरबिडन की कैटेगरी से निकल सकता है। और सिमिलरली टेम्पटेशन के रिगार्डिंग, कि आपको कोई टेम्पटेशन है ही नहीं भाई, ठीक है, कि भाई मेरी शादी हो। ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं, मसलन कुछ है 60-70 साल का बाबा है और उसको है कि भाई मैं शादी करूं सिर्फ इसलिए कि मुझे कंपेनियनशिप चाहिए, ठीक है। अब वो फिज़िकली या उसमें ना तो कोई टेम्पटेशन है ना कोई बात है, और अगर वो उस चीज़ को छुपा के करे कि हाँ जी ये चीज़ शेयर ना करे, तो अगली जो आ रही है उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हो, तो इस चीज़ की हमारा दिन इजाज़त नहीं देता। हाँ, बता दे और आगे से भी कोई खातून इस एज की हो या उनकी रिक्वायरमेंट ना हो और एक्सेप्टेबिलिटी हो इस चीज़ की, तो फिर ये फॉरबिडन की कैटेगरी से निकल जाता है। सो बेसिकली ये 5 हमारे जो हैं वो पॉइंट्स बनते हैं कि कहाँ पे आपको, आपके लिए शादी लाजमी है, कहाँ पे कर लें बहुत अच्छी बात है, कहाँ पे कर लें ना करें ठीक है, कहाँ पे फॉरबिडन है कि यार नहीं करनी चाहिए, बहुत कोई इमरजेंसी है या कोई मसला है तो फिर, और कहाँ पे बिल्कुल ही मना है कि यार ये आप ना करें। सो आप जिस तरह आप कह रहे थे कि जी आपको लगता है कि आप पहली कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको इस चीज़ का आइडिया है कि इफ़ यू गेट मैरिड और आप अपनी स्पाउस को लेकर आते हैं, उसकी क्या ज़रूरियात होंगी, उसके क्या अखराजात होंगे, डू यू थिंक कि आप उसको प्रॉपर पूरे तरीके से एज एन इंडिविजुअल कर सकते हो? जी कर सकता हूँ। ये आपको लगता है? नहीं लगता। ठीक है, ये आपको लगता है। मे भी शायद आप कर सकते हो, आई डोंट नो हाउ मच डू यू अर्न, लेकिन ये है कि आज के दौर में इट्स रियली टफ। हाँ, ये आप पहली कैटेगरी में उस सूरत में आ सकते हो कि आपको, अगर आपकी फैमिली प्रॉपरली सपोर्ट करती है, ठीक है,
और आप फिर उस कैटेगरी में आ जाते हो कि हाँ जी सपोर्ट सिस्टम है, पूरा सपोर्ट सिस्टम है, पेरेंट्स इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि जी हम जो है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, फिर आप उस कैटेगरी में आ जाते हो। वरना बेटा आप बी या सी में ही पढ़ते हो। सी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ मैं ए में ही फॉल करता हूँ। आप लोग ये अब तक शादी करवा के नहीं रहे आप लोग। बेटा देखो, वही बात जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, हम लोग तो शादी करवाना चाहते हैं, और कभी भी मेरा ख्याल है घर में ऐसी बात नहीं हुई कि जी नहीं अभी पढ़ो या अभी कैरियर बनाओ। हमने कभी ये बात की नहीं घर में, ना मेरी तरफ से हुई ना आपकी मदर की तरफ से हुई है कभी। वी वांट के हाँ बच्चे जल्दी शादी करें, बुराइयों से बचें और दे शुड मूव ऑन विद देयर लाइफ। लेकिन वही बात है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का अलमिया इस तरह का है कि एक्सेप्टेबिलिटी शायद नहीं है। यार हमसे सोसाइटी का सवाल होना है, हमसे ये सवाल होना है कि भाई तुम गुनाह में पड़ रहे थे, तुम मुझसे बचे क्यों नहीं? यही तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, रह तो सोसाइटी में रहे हो ना। अभी अभी हम उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा दीन हमें क्या कहता है। ठीक है, हमारा दीन हमें क्या सिखाता है कि जब रिश्ते के लिए प्रायोरिटी देखो लड़के के लिए और लड़की के लिए, तो आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन रह इस सोसाइटी में ही रहे हैं। और इस पॉडकास्ट का मकसद भी ये है कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि हमने क्या प्रायोरिटी सेट की हैं और इन एक्चुअल प्रायोरिटीज़ होनी क्या चाहिए। अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा इस वजह से है बेटा, क्योंकि हर कोई उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा और एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लोग उसी सोसाइटी का पार्ट है, लोग दीन को उस तरह ना तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना समझ रहे हैं। तो जब अगर वो दीन से ही दूर है तो वो उन चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करेंगे जो हमारा दीन हमें सिखा रहा है, और उसकी बेस पे डिसीजंस कैसे करेंगे जब वो मुझसे ला इल्म है। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, डिनाई तो कोई भी नहीं करता, लेकिन ला इल्म है। ठीक है, तो ये बात इसी वजह से तो आज की पॉडकास्ट का मकसद ही ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए इस बात पे कि हमारा दीन इतना खूबसूरत दीन और एक मुकम्मल शरीयत जो है वो हमें क्या अहकामात देती है, क्या चीज़ें क्या क्राइटेरियाज हैं जो हमें देखने चाहिए रिश्ता करते हुए, और हम लोग क्या देख रहे होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे अगर आप लड़के की तरफ से हैं और बेटे का रिश्ता देख रहे हैं, तो आपको क्या करैक्टर्स देखने चाहिए, या एक लड़की में आप अगर अपनी स्पाउस ढूंढ रहे हो तो उसमें आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे जिस तरह मैं भी इनिशियली डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको कोई हमारी शरीयत कम्प्लीटली इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आपको अगर कोई पसंद है, ठीक है, यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, मैं सिर्फ पसंद की हद तक बात कर रहा हूँ, आपकी अगर कहीं रजामंदी है फैमिली में या कहीं बाहर, आपको कोई इस लिहाज से अच्छा लगता है कि शी कैन बी माई स्पाउस, तो उसको आप प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार शरीयत के दायरे में रहते हुए। ठीक है, उस चीज़ में हमारा ये नहीं है कि जी यहाँ पर जो एक फ़ौरन लग जाता है कि हराम, ये क्या, आप ख़ुद कैसे कर सकते हैं बात, और ये और वो पेरेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर वेज एज वेल, लेकिन एक हलाल तरीके से आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं और उसको आगे शादी तक उस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इन्वॉल्विंग योर फैमिली एंड पेरेंट्स। तो एक लड़के के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहला पॉइंट जो अपनी स्पाउस में उसको देखना चाहिए, जो हमारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ का क्राइटेरिया नहीं है, वो है उसका करैक्टर और उसका पायस होना, उसका रिलीजियस होना, वो कितना प्रैक्टिस करती है, इस्लाम को कैसे प्रैक्टिस कर रही है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे टॉप प्रायोरिटी एक लड़की का रिश्ता देखते हुए सबसे पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए। मॉडेस्ट कितनी है, दूसरे नंबर पर जो है वो ये पॉइंट आ जाता है। फिर एक और चीज़ कि उसके अंदर एप्रिसिएशन टू वट एवर शी हैज़, वो कितनी है। ठीक है, उसको अल्लाह ताला ने जितनी नेमतों से, जिन चीज़ों से नवाजा है, क्या उसके अंदर अल्लाह का शुक्र है और क्या वो अप्रिशिएट करती है उन चीज़ों को। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो होना चाहिए उसमें। केयरिंग एंड लविंग होनी चाहिए, ये भी जो है वो बहुत ज़रूरी है पॉइंट। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ जो हमारा दीन पे कहता है, शी शुड बी फर्टाइल। ठीक है,
शी शुड बी एबल, यानी कि वो बच्चे जो हैं वो पैदा कर सकें। नॉर्मली इस चीज़ को बुरा समझा जाता है कि जी ड्यूरिंग आप रिश्ता ढूंढते वक्त फैमिलीज़ भी आपस में इस तरह की, लेकिन ये वो चीज़ें अभी मैं आपको आगे ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि हाँ इन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं। पहले हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग कि जो आप किसी से पूछते हैं या करते हैं, इसका नॉर्मल आइडिया आपको फैमिली से भी हो जाता है कि भाई उनकी वालदा से, उनकी आगे फैमिली से, उनकी बहनों में से अगर किसी की शादी हुई हुई है तो उनके बच्चे हैं आगे से, तो एक वो आपको एक जर्नल उसमें आइडिया हो जाता है। ओबीडियंट कितनी है, ताबेदार कितनी है अपने पेरेंट्स को लेके, अपने बाकी रिलेशंस को लेके, वैसे उनकी तबीयत में ओबीडियंस कितनी है। देखने में फिर उसके बाद ये पॉइंट आता है कि लुक्स, ठीक है, लुक्स ऐसी हों कि वो आपको प्लीज़ करें, आपका दिल जो है वो मुतमईन हो उस चीज़ पे। अनफॉर्चुनेटली हमारा ये पॉइंट सबसे टॉप पर होता है जब हम बात कर रहे होते हैं कि यार देखने में जो है ना वो खूबसूरत होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, और कोई बात नहीं, नमाज़ें नहीं पढ़ती, कोई मसला नहीं, ठीक है। वो फिर बाद में पता चलता है आपको कि क्या मसले मसाइल हैं उसमें, लेकिन जो हमारा दीन हमें सिखाता है ये वो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। शी शुड बी, यानी कि वो ऑनर करे अपनी फैमिली का भी और बाकी फैमिलीज़ का भी, आपकी फैमिली का भी जो है वो ऑनर करे। फिर आपने उसमें इस चीज़ को भी जज करना है कि शी हैज़ टू रेज़ योर नेक्स्ट जनरेशन एंड शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो उसमें वो कैसी है, इस चीज़ का भी जो है वो आपने एनालाइज़ करना। आप खुद करते हो या आपकी फैमिली उस चीज़ को एनालाइज़ करके आपको बताती है। देन यू हैव टू सी के शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर हाउस एज वेल, ठीक है, उसमें वो कैसी है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपकी फैमिली भी आपसे कर सकती है, आप खुद भी जो है वो उस चीज़ को जज कर सकते हैं और देख सकते हैं। फिर है कि शुड नॉट बी जेलस ऑफ अदर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें जेलसी का आंसर नहीं होना चाहिए। ये हमारा दीन हमें ये कहता है कि क्योंकि ये ख़ातून में अगर होना ये चीज़ तो वो बहुत गलत है, वो चीज़ रिलेशंस को कैरी करने में बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। कई लोगों में बिला वजह ये आंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है कुछ ख़वातीन में कि बिला वजह बस जेलस होते रहना, कुड़ते रहना, उसको देख इसको देख, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, हर वक्त वो चीज़ जो है ना वो अगर किसी ख़ातून में ऐसी चीज़ या आदत पाई जाती है तो अवॉइड दैट। और उसके बाद जो है ना वो है कि शी शुड हैव दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी के पायस है, नेक है, सारा कुछ है, लेकिन वो आपको उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ नज़र आए कि ये आपको भी हराम चीज़ों से रोकेगी, ठीक है। सो दीज आर सम 9-10 पॉइंट्स जो एक स्पाउस में, एक मेल को एक फीमेल स्पाउस में देखने चाहिए और ढूंढने चाहिए। सिमिलरली हमारी माशरे में बच्चियां जो हैं वो जब रिश्ता देख रहे होते हैं, पेरेंट्स या ख़ुद वो किसी को कंसिडर कर रहे होते हैं, तो उसमें जो आपकी टॉप प्रायोरिटी जो हमारा दीन हमें सिखाता है ना वो है कि जी रिलीजियस है और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है और उसका करैक्टर कैसा है। ये 3 पॉइंट्स टॉप पर है, ठीक है, कि भाई उसका दीन देखो, उसका करैक्टर देखो कैसा है, ठीक है, मुत्तकी है, परहेज़गार है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्योंकि दीन से दूरी है तो उस चीज़ को चेक करने का आंसर भी फ़र्क है। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि अच्छा दाढ़ी रखी हुई है दीनदारी होगा, भाई ज़रूरी नहीं है। दाढ़ी एक सुन्नत है, जिस तरह और बहुत सी सुन्नतें हैं जो हम पूरी करते हैं, बैठ के पानी पीना, बहुत सी सुन्नतें हैं जो हम अपनी लाइफ में पूरी करते हैं जर्नली, ठीक है, आम लोग, ये नहीं कि जो दीन की तरफ है। तो उस तरह दाढ़ी भी एक सुन्नत है, अगर किसी ने रखी हुई है तो वो सुन्नत पूरी कर रहा है। दैट डजंट मीन कि भाई वो एक मुकम्मल शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है और पूरा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। और दैट डजंट मीन कि सिर्फ आप देखने से जो है वो उस चीज़ का आइडिया लगा लें कि हाँ भाई ये दीनदार ही होगा। सिमिलरली ख़वातीन के लिए अगर आप किसी ख़ातून को अबाए में देख लेते हैं
हो सकता है उसने किसी और पर्पस की वजह से पहना हो, किसी और मजबूरी में पहना हो, और वो इन जनरल ना पहनती हो, तो दैट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड कि आप उस स्टैंडर्ड पैरामीटर पे आप एवेल्यूएट करें कि हाँ जी ये दीनदार है, ठीक है। अब आप किसी से पूछ रहे हो, बेटी के रिश्ते के लिए गए हुए हैं और आप पूछते हैं कि भाई आप बेटा आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं, आजकल कहाँ ये पूछा जाता है, कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं, मस्जिद में कितनी पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, लोग झूठ भी बोल देते हैं, यू कैन हैव अ चेक ऑन दैट। अगर बच्चा कहता है कि हाँ जी मैं तो 500 नमाज़ें मस्जिद में, तो थोड़ा सा वक्त निकालें, उनके घर के करीब जो मस्जिद है जाए वहाँ पे फजर पढ़ने, पूछे इमाम साहब से, इमाम साहब ये देखा है ये बच्चा यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आता है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा जब इमाम साहब ने क्या कि है तो मैं कभी वेख्या नहीं है, कदों आया मस्जिद च, ठीक है। तो यू विल गेट टू नो। सो दे आर सो मैनी थिंग्स टू एक्सप्लोर दैट कि हाँ ये सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, लेकिन पहली बात ये है कि उस चीज़ को प्रायोरिटी तो दें जो हमारा दीन हमें कहता है कि इस चीज़ को प्रायोरिटी दें। दूसरा पॉइंट, जो लड़के का रिश्ता अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसमें जो देखना चाहिए वो है कि जेनरस कितना है और उसमें टॉलरेंस लेवल कितना है, एंगर मैनेजमेंट कैसी है। अगर कोई हाइपर सी पर्सनैलिटी है उसकी और टॉलरेंस भी नहीं है उसमें, और बुखील सा है कंजूस के, तो भाई नहीं, ये चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए आपको, जो है वो रिश्ता देखते हुए। और फिर यानी बुखील में ये भी आया था कि कुछ लोग होते हैं कि भाई पैसे खर्चते भी हैं, लेकिन ये है कि वो ऑडिटर टाइप की तबीयत होती है उनकी कि हाँ जी ये 10 रुपये कहाँ गए, ये 20 रुपये कहाँ गए, ये क्या किया है। वो बंदा उससे ना समटाइम लाइफ गुजारते हुए जिच हो जाता है कि यार क्या मुसीबत में मैं फंस गई हूँ। तो ऐसे अवॉइड करना चाहिए इस किस्म के लोगों को। ही शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड शुड बी ऑनेस्ट, ईमानदार हो, ठीक है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जो लड़के में होना चाहिए। शुड बी सीक्रेटिव, ठीक है, सीक्रेट्स रखने आते हों, उसको पता हो कि क्या चीज़ जो है वो सीक्रेट्स है। यहाँ पे अल्लाह माफ़ी दे, हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने सोशल सर्कल में बैठ के अपने बेडरूम रिलेशनशिप्स और उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये मामलात हैं हमारे। ये चीज़ें डिस्कस करने वाली नहीं होती, ठीक है। इन चीज़ों को का पर्दा रखने का हुक्म दिया गया है। तो अगर एक बंदे का आपको उसकी तबीयत में इस तरह की चीज़ नज़र आ जाती है तो वो चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। अल्लाह का खौफ उसमें हो, हर चीज़ से बढ़कर उसमें अल्लाह का खौफ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा याद रखो कि जिस शख्स में अल्लाह का खौफ है ना, और आप यू गेट मैरिड टू दैट पर्सन, ठीक है, नो मैटर व्हाट हैपन्स इन लाइफ, आप जितने भी जैसी भी सिचुएशन में हो ना, उसको आपकी कोई चीज़ कितनी भी बुरी लग जाएगी ना, अगर उसमें अल्लाह का खौफ है ना तो वो उस रिलेशनशिप को निभाएगा। हम लोग ये चीज़ देखते नहीं है कि भाई इस बंदे में खौफ खुदा कितना है। फिर मर्दों में ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है जो देखी जाए कि भाई ड्रेसअप प्रॉपरली हो, ही शुड स्मेल गुड, इस चीज़ का है, हमारी शरीयत इस चीज़ का कहती है कि भाई ये चीज़ देखी जानी चाहिए। फिर आपकी फैमिली को वो कितना ऑनर करता है, कितनी रिस्पेक्ट देता है, अपनी फैमिली को कितना ऑनर देता है, कितनी रिस्पेक्ट देता है, अपने रिलेशंस को कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, ये चीज़ें आपको आइडिया हो जाता है। और आखिरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह लड़की के रिश्ते के मुतालिक मैंने कहा कि उसमें जेलसी वाला आंसर नहीं होना चाहिए, मर्द में होना चाहिए। ही शुड बी पोजेसिव, ठीक है, ही शुड गेट जेलस कि हाँ जी कहाँ क्यों, ठीक है। मर्द के लिए ये रिलेशनशिप में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि मर्द के अंदर ये क्वालिटी हो। सो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपकी फैमिली को भी कंसिडर करने चाहिए रिश्ता देखते हुए। पेरेंट्स को भी जो है ऑन बोथ साइड्स उनको कंसिडर करने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि इनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती, इन पॉइंट्स को लीस्ट कंसिडर्ड है। यहाँ पर प्रायोरिटीज़ क्या है, कमाता कितना है, घर अपना है, अच्छा फ्यूचर सिक्योर है, अर्निंग कैसी है, सिक्योर है, ये मामला, गाड़ियाँ कौन सी हैं, कितनी हैं, ठीक है, पिछों सोखे ने,
वाह, ये देखना है जी, ये चीज़ें नहीं देखनी जो दीन हमारा हमें हुक्म देता है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि इतना ज़्यादा रिजिडनेस भाई हमारे दीन में नहीं है कि आप को इस चीज़ की इजाज़त ही ना हो कि जी आप महरम की मौजूदगी में जो है वो आप बैठे उनके साथ, उनसे बात करें। और मैं तो इस चीज़ को इनकरेज करता हूँ कि जी शादी से पहले लड़का और लड़की को उनकी मौजूदगी में जो है वो पेरेंट्स की उनको बैठना चाहिए। दे शुड डिस्कस विद ईच अदर एंड दे शुड एनालाइज। फैमिलीज तो करती ही हैं, ठीक है। अब ये जितने पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए, ये इनके रिगार्डिंग फीडबैक आपको फैमिली भी दे सकती है, लेकिन बाज़ लोग प्रिटेंड भी कर रहे होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया। तो ये उस चीज़ को आप एनालाइज किस तरह कर सकते हैं। अब मैं बीइंग अ बॉय, जिस तरह आप हो, अगर आपका कहीं तय होता है और आप वहाँ जाते हो, तो आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें, मेरे पे इम्प्लीमेंट करें। मैं आपको ही बता रहा हूँ मैं आपको ही बता रहा हूँ कि बेटा अगर आपका कहीं रिश्ता तय होता है तो, और ये बाकी बच्चों के लिए भी है कि अगर आप कहीं जाते हो तो दे आर फ्यू क्वेश्चंस जो आप पूछ के ये सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। और इट शुड नॉट बी दिस वे कि हाँ जी मैंने आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, पहला सवाल ये है, नहीं यार, इट शुड बी अ नॉर्मल हेल्दी डिस्कशन, ठीक है। विद दैट गर्ल आप उनकी फैमिली के साथ बैठ के करें, इनमें कोई ऐसी बात नहीं आपको नज़र आएगी। लेकिन इन सारे ये 10-11 क्वेश्चंस हैं, ये पूछने से आपको ईच एंड एवरीथिंग, उसकी पर्सनैलिटी, हर चीज़ का एनालिसिस आपके सामने आ जाएगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि यार इज़ शी द राइट लेडी फॉर माई लाइफ या नहीं, ठीक है। और ये वाइसा वर्सा भी है, लड़कियां भी जो है वो इस तरह कर सकती हैं। आप उनसे सबसे पहले इन जनरल गपशप पूछें, पहला सवाल पूछें कि जी हाउ डू यू व्यू मैरिज लाइफ, ठीक है। आपको क्या लगता है शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो कैसी होगी, और व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या शादी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। when you will ask her this question ना, और वो जो उसका जवाब देंगी डिफरेंट होंगे, लेकिन ये है कि उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसकी थिंकिंग क्या है, ठीक है, और ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। हर आंसर विल हेल्प यू डिसाइड। दूसरा सवाल आप उनसे पूछें कि व्हाट क्वालिटीज़ डू यू वांट टू सी इन योर स्पाउस, ठीक है। आप अपने शोहर में कौन सी ऐसी खूबियां हैं या कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप चाहती हैं कि हों या आप देखना चाहती हैं। उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इनकी जो है वो डिमांड्स किस किस्म की हैं, व्हाट इज़ शी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द रिलेशनशिप। जिस तरह उसने पहले बता दिया होगा कि जी मैं शादी से क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जी मेरी लाइफ कैसी होगी, और मैं अपने शोहर से क्या एक्सपेक्ट करती हूँ। एक जनरल क्वेश्चन है, इसमें आपके सामने सिचुएशन आ जाएगी कि हाँ बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, क्या मैं उन पर पूरा उतरता हूँ या नहीं उतरता। तो आपकी अपनी वैल्यूएशन भी जो है ना वो इस चीज़ से हो जाएगी। फिर आप उनसे ये पूछ सकते हो कि यू कैन टॉक अबाउट ईच अदर्स फैमिली के जो डायनामिक्स हैं उनके मुतालिक, कि भाई आपका लिविंग अरेंजमेंट कैसा है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में है या, और फ्यूचर के मुतालिक भी आप पूछ सकते हो कि फ्यूचर में आप जो है वो लिविंग अरेंजमेंट कैसा देखते हो। तो उनसे आपको, और ये चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ये चीज़ें शादी से पहले नहीं डिस्कस की जाती। देखो हमारा इस्लाम जो है वो इस चीज़ पे बड़ा वाज़ेह और क्लियर है कि अ गर्ल हैज़ द राइट, उसको अपनी जो है वो प्राइवेसी और सेपरेट आप अरेंजमेंट यू हैव टू प्रोवाइड दैट, ठीक है। हमारी यहाँ पे जो है कल्चर और सोसाइटी वो इस तरह के कि हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं। मैं हमेशा जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के सपोर्ट में हूँ क्योंकि उसमें बहुत से फ़वाइद हैं, नुकसानात कम है, बहुत से फ़वाइद हैं। हाँ अगर उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाए और प्राइवेसी प्रॉपर दी जाए, ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए भी, तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई मसला होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें पहले डिस्कस होनी चाहिए। शादी के बाद पता चलता है कि जी वो मैं तो नहीं आपकी फैमिली के साथ रहूँगी, आपने सोचा होता है अपने ख्याल में कि यार मैंने तो सारी ज़िंदगी जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ रहना है, ठीक है। वो ये चीज़ें बाद में क्लैश का बाइस बनती हैं, ठीक है। ये वाइसा वर्सा भी होता है। बाज़ औक़ात लड़कों की नेचर होती है कि नहीं हमने फैमिली के साथ नहीं रहना, हम सेपरेट रहेंगे। लड़कियां भी मैंने देखी हैं इस तरह की हैं कि जो नहीं हम तो फैमिली के साथ ही रहेंगे। कईयों की होती है कि नहीं हम शुरू से जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे हैं, मैं अकेली नहीं रह सकती, ठीक है।
तो ये चीज़ें शादी से पहले डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, एक नॉर्मल डिस्कशन है, ठीक है, उसमें आप उनसे पूछें कि जी हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम। वो अपनी हैबिट्स शेयर करेंगी आपके साथ, उससे आपको आइडिया होगा। वो या तो आपको बताएंगे कि जी मैं सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, तो यू कैन डिस्कस अबाउट सोशल मीडिया। आपको उनके थॉट्स का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि हाँ जी किसको फॉलो करती हैं, किसको नहीं करती, क्या इनकी है। ये एक जर्नल क्वेश्चंस हैं जिसमें आप अगले की पर्सनैलिटी को एवेल्यूएट कर सकते हो और इस चीज़ को एवेल्यूएट कर सकते हो कि यार इज़ शी द राइट गर्ल फॉर मी और एम आई द राइट बॉय फॉर हर, कि हमें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर आपको शादी से पहले फाइनेंशियल्स भी डिस्कस करने चाहिए। यू शुड बी वेरी ओपन ऑन दैट, ठीक है। आप एक शख्स को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, यू शुड बी वेरी ओपन एंड क्लियर अबाउट थिंग्स कि जी हमारे ये बैकग्राउंड है और मेरी इतनी अर्निंग है, इंशाल्लाह मेरे फ्यूचर के ये प्लान्स हैं, और ये आपको चीज़ें शुरू में डिस्कस करनी चाहिए। बाज़ औक़ात इन चीज़ों को छुपाया जाता है कि हाँ मुंडा चंगा कमांदा है और बाद च कुड़ी कहती है तो कमांदा ही कुछ नहीं, ठीक है, और वो रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं। भाई थिंग्स शुड बी क्लियर ऑन द फर्स्ट डे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी फैमिली में ऐलान करें कि हाँ जी मेरी इतनी इनकम है और ये है वो है, लेकिन द पर्सन यू आर गेटिंग मैरिड टू, उनके साथ 1-to-1 डिस्कशन में ये ज़रूर इस चीज़ को क्लियर करें ताकि एक्सपेक्टेशंस और वो चीज़ें क्लियर हों और उनके रिस्पॉन्स से आपको भी आइडिया होगा, ठीक है, कि हाउ मच फाइनेंशियल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर हर। फिर आप उनसे जो है वो आप डिस्कस करें उनकी सोशल लाइफ के मुतालिक कि सोशल लाइफ कैसी है उनकी, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट हैं। दीज आर जनरल थिंग्स जिनसे आपको आइडिया होता है कि भाई अगले की पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह की है। फिर आप उनसे पूछें बच्चों के मुतालिक और कि बच्चों के मुतालिक आपका क्या ख्याल है। बच्चे कितने होने चाहिए, कब होने चाहिए, कितने अरसे बाद होने चाहिए, व्हाट डू यू थिंक। और फिर एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि बच्चों में नाम आपको क्या अच्छे लगते हैं या क्या आप सोचती हो। समटाइम्स हमने ये भी देखा है भाई कि इन चीज़ों पे भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं रिलेशनशिप्स में कि बच्चों का नाम रखना था, ठीक है, वो माँ कहती है कि जी मैंने तो यही रखना है चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है। दादा कह रहा होता भाई मैंने तो ये रखना था अपने पोते का नाम। तो इन चीज़ों पे हमने रिलेशंस टूटते हुए भी देखे हैं कि भाई ऐसी ऐसी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं और रिलेशंस टूट जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो इन चीज़ों पे शुरू में बात कर लेना शायद आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, अगले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और आप शायद इस चीज़ से तेरे जाओ कि भाई इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये चीज़। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, और ये बातें जो है वो शुरू में करनी ज़रूरी हैं। फिर आप उनसे पूछें कि जी इनके फ्यूचर एम्बिशंस क्या हैं। शी इज़ स्टडिंग, अगर वो पढ़ रही हैं तो डज शी वांट टू कंटिन्यू हर स्टडीज़, या फ्यूचर में वो काम करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती, कैरियर ओरिएंटेड है या क्या है। आपको इन चीज़ों से आइडिया होगा इस बात का कि भाई आप जो चीज़ अपनी स्पाउस में ढूंढ रहे हो, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं क्या ये चीज़ें मैच कर रही हैं आपस में। आपको शादी के बाद अगर वो कहें कि हाँ जी मैंने जॉब करनी है, आप कहो कि यार मैं ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी, ठीक है, मैं तो नहीं अपनी बीवी को अलाउ कर सकता जॉब करना। अगर आपकी थिंकिंग इस तरह की है तो वो चीज़ें जो हैं वो फिर रिलेशनशिप्स को ख़राब करती हैं। फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ पे खुल के बात करनी चाहिए, ठीक है। अगर इफ़ यू हैव एनी हेल्थ इश्यूज़, और ये जितने भी सवाल आते हैं इनमें आप अपनी चीज़ें पहले सामने रख सकते हो। अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप अपना बताओ कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप बताओ आपका तो नहीं कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ी डिसेबिलिटी हो, छुपानी नहीं चाहिए, ठीक है, डिस्कस करनी चाहिए, बतानी चाहिए। जब आप ये पॉइंट सामने रखोगे, हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो वो सामने रख दें जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती हो, और वही बात अगर शादी के बाद आपके सामने आएगी तो वो शायद आपको वो चीज़ जो है वो रिलेशन कैरी करने में प्रॉब्लम करे। फिर एक और चीज़ कि यू कैन आस्क करके हाउ डू यू वांट और वेडिंग, कैसी आप चाहती हो। ये भी एक पॉइंट ऑफ क्लैश समटाइम बन जाता है। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि जी हम सादा सा निकाह करें मस्जिद में और वहाँ से ही रुखसती हो, और वलीमे का जो है वो प्रॉपर होना चाहिए जिस तरह हमारे दीन में कॉन्सेप्ट है। हो सकता है लड़की इस तरह ना चाहती हो, तो आप रिश्ता डन कर लो, सारा कुछ हो जाए, बाद में जब शादी होने लगे तो उस टाइम पे बात हो और वो चीज़ एक्सप्लोर हो के हाँ जी ओहो
ये तो इस तरह चाहते हैं, मैं तो इस तरह नहीं करूँगा। तो वो बात बढ़ने के बाद जो ख़त्म हो, तो पहले ही उस चीज़ को जो है वो आप डिस्कस कर लें, बात कर लें। ये सारी वो बातें हैं जो एक डिस्कशन में आप अगले के साथ कर सकते हो, जिससे, और इनमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें ना वो या उनकी फैमिली बुरा मनाएगी, ना अगर उनके कुछ सवालात होते हैं तो आपको बुरा मनाने की ज़रूरत है। इट्स जस्ट टू सी कि व्हाट इज़ द पॉसिबल कंपैटिबिलिटी बिटवीन बोथ ऑफ यू, क्या एक्सेप्टेंस है। इन सारे पॉइंट्स के डिस्कस करने के बाद, बात करने के बाद, मेरा नहीं ख्याल कि दोनों साइड्स अगर एग्री कर रही हैं उस चीज़ पे, तो आप लोगों के दिल में या उसमें किसी किस्म का कोई फियर होगा, यू गाइज विल फील कॉन्फिडेंट कि यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बेहतरीन हमारे लिए कर दिया, इंशाल्लाह आगे भी बेहतर होगा। तो बजाय इसके कि आप डर के बात किए बगैर और ये सारा कुछ आप उस चीज़ को करें, और हमारा दीन हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि भाई आप इन चीज़ों को पहले ही क्लियर आउट करें तो वो बेहतर है। अच्छा, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आइडियल एज असल में क्या है शादी के लिए? देखो बेटा, आइडियल एज शादी के लिए मेरे ख्याल से तो जल्दी ही होनी चाहिए, ठीक है। 20 से 24 के दरमियान शादी कर देनी चाहिए। नहीं, ये मेरे ख्याल में तो 24 भी लेट है। नहीं, मैं आपको एक ब्रैकेट बता रहा हूँ। अब मैं स्पेसिफिक होकर कहूँ कि नहीं जी 20 साल की उम्र, 20 साल का हो गया मुंडा फटाफट। नहीं, मुझे लगता है कि अगर लड़का 16-17 का भी हो गया उसकी कर देनी चाहिए। नहीं, एक तो आपका, मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का लॉ इस चीज़ की देता है। आपको 18 साल का एटलीस्ट आपके आईडी कार्ड तो बनाओ। गाँव में हो जाता है, गाँव जाके कर लेंगे। वो गांव वगैरह का एक सिनेरियो फ़र्क है, वहाँ पे सिस्टम फ़र्क है, वहाँ के लॉ प्रैक्टिसेस फ़र्क है। लेकिन ये है कि हमारा लॉ इस चीज़ की मेरा नहीं ख्याल इजाज़त देता है। 18 साल की एज है, आपके आईडी कार्ड्स बने हों। और मेन बात यही है बेटा कि अगर आपका सपोर्ट सिस्टम, सबसे पहले तो अपनी फैमिली को देखें, ठीक है। आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है। मैं पेरेंट्स से स्पेशली ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ये फितने का दौर है। अगर आपका बच्चा आकर आपको ये कहता है कि जी आई वांट टू गेट मैरिड, टेक दैट थिंग सीरियसली, और सीरियसली उसको कंसिडर करें और उस पर वर्कआउट भी करें एंड ट्राई टू एक्सेप्ट दैट। और मैं ये लड़कों को कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबल होकर दिखाएं। ये चीज़ जो है ना, काफ़ी पेरेंट्स वो करते हैं नोट कि अगर लड़का कमा भी रहा है ना, तब भी उसके बाद ये चीज़ कंसीडर होती है कि लड़का रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, घर के अंदर उसकी कितनी पार्टिसिपेशन है, और उसके अलावा वो चीज़ें कैसे मैनेज कर रहा है, उसका इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। ये चीज़ें काफ़ी कंसीडर होती हैं। तो सिर्फ पैसे कमा लेना काफ़ी नहीं होता, और भी बहुत सी चीज़ें काउंट करते हैं पेरेंट्स। ये बात बिल्कुल सही है कि आपके घर में पार्टिसिपेशन फिज़िकली, फाइनेंशियली, हर लिहाज से कैसी है, आप अपने बहन भाइयों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। पेरेंट्स इस चीज़ को डेफिनेटली एज अ फादर, एज अ मदर देखते हैं कि यार इज़ ही मैच्योर इनफ कि ये हैंडल कर लेगा, और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्योंकि देखो, किसी की बेटी लेकर आना, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेरेंट्स एज वेल। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चे अगर रिस्पॉन्सिबल हैं और उनमें आपको मैच्योरिटी लेवल नज़र आता है, और वो आपसे ये कहते हैं कि हम बुराई में नहीं पड़ना चाहते, हम किसी हराम रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहते, आप ज़रूर उस चीज़ को कंसिडर भी करें, उन्हें सपोर्ट भी करें, और उस पर वर्कआउट भी करें और ढूंढें। और मेरी जो बच्चियों के पेरेंट्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है सबसे कि खुदाया, ये भी आपके सामने हमने पूरा ये सारा डिस्कस किया कि हमारा दीन हमें क्या हुक्म देता है कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं। रिज़्क अल्लाह की ज़ात ने देना है, वो एक पत्थर में छुपे कीड़े को भी रिस्क देता है। तो हम अगर उन प्रायोरिटीज़ की बेस पे जो है वो अपनी बेटियों के नसीबों के डिसीजंस हम लोग देखते हैं कि जी नहीं, हमें हमारी ये रिक्वायरमेंट है, ऐसा रिश्ता होगा तो हम कर देंगे, ऐसा नहीं हम कर सकते, तो फिर आपका ख़ुद का डिसीजन है। आपने फिर अल्लाह पर नहीं छोड़ा उस चीज़ को, क्योंकि जब अल्लाह की मानी नहीं और अल्लाह ने जो अहकामात दिए जब उन्हीं को फॉलो नहीं किया, तो फिर अल्लाह की रज़ा उसमें क्या शामिल होगी। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, लेकिन कहने का मकसद है कि प्लीज़ इन पॉइंट्स को ज़रूर कंसिडर करें, इन पॉइंट्स को ज़रूर देखें। आप अपने पॉइंट्स भी आपने रखने होते हैं, आप रखें, वो देखें उनको, आपको अगर कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं तो वो भी देखें, लेकिन प्रायोरिटीज़ तो दें इन चीज़ों को,
ताकि अल्लाह ताला उन रिलेशंस में बरकत डाले, अल्लाह ताला उन रिलेशंस में जो है वो अल्लाह की रज़ा शामिल हो और वो खुश रहें सारी ज़िंदगी। तो ये चीज़ें जो है ये एक इम्पॉर्टेंस रखती हैं। हम लोग अनफॉर्चुनेटली उनको बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देते और हमें दीन को प्रायोरिटी देते हुए इन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे ख़्याल से जिन लोगों के नॉलेज में नहीं है चीज़ें रिगार्डिंग कि हमारा दीन क्या रिक्वायर करता है, हमें क्या देखना चाहिए रिश्ते देखते हुए और रिश्ते तय करते हुए, उनको भी जो है वो काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी। और किस एज में जो है वो बच्चों की शादी कर देनी चाहिए और किन सूरत हाल में जो है वो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट उसमें पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।